जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी जीके की एक और बेस्ट क्लास। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पूरी देखनी है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक व जेल प्रहरी के लिए एमपी जीके। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी गीतों में वर्णित परंपरा के अनुसार आलाह और उदल ने कितने युद्ध लड़े थे? आलाह और उदल जो है, इन्होंने कितने युद्ध लड़े थे? 100 युद्ध, 25 युद्ध, 12 युद्ध या फिर 52 युद्ध? तो ये लड़ते हैं हमारे कितने? 52 युद्ध। कितने? 52 युद्ध। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आलाह और उदल महोबा के चंदेल राजा परमार परम द्विदेव के वीर सेनापति थे। ये क्या थे? सेनापति थे। किसके? चंदेल राजा परमार के। ठीक है दोस्तों, आलाह और उदल। आलाह खंड की रचना जगनिक ने की थी। किसने की थी? जगनिक ने। आलाह खंड की रचना कौन करते हैं? जगनिक, जो राजा परमार के दरबारी कवि थे। कौन थे ये? राजा परमार के दरबारी कवि। आला गायन मुख्य रूप से वीर रस का में गाया जाता है। वीर रस का गायन है, मतलब आला गायन। बुंदेलखंड में बरसात के मौसम में इसका गायन सबसे अधिक होता है। पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हो जाते। कौन? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए उदल को जो है वीर गति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला एक विदेशी आयामी पत्थर है? ठीक है दोस्तों, विदेशी आयामी पत्थर हमारा जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर या डोलामाइट। तो हमारा यह होगा सही उत्तर, हमारा संगमरमर। क्या? संगमरमर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ये आपको, संगमरमर। और संगमरमर जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर भेड़ाघाट में पाया जाता है। और यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? तो सफेद संगमरमर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में रंगीन संगमरमर मुख्य रूप से ग्वालियर और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। रंगीन संगमरमर जो है, ये ग्वालियर और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। क्या है? खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो बहुतायत हीरा और तांबा उत्पाद में प्रथम स्थान रखता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में डोलामाइट का सर्वाधिक उत्पादन झाबुआ और बालाघाट में होता है। कहाँ? डोलामाइट का सर्वाधिक उत्पादन झाबुआ और बालाघाट में होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 में नगरीय विकास एवं आवास के साथ साथ संसदीय मामलों के लिए कौन से मंत्री उत्तरदायी होते हैं? संसदीय मामलों के लिए कौन से मंत्री उत्तरदायी होते हैं? श्री गणेश सिंह राजपूत, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री राकेश शुक्ला या श्री कैलाश जी विजयवर्गीय। तो यह होते हैं हमारे श्री कैलाश जी विजयवर्गीय। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं हम इसके फैक्ट की ओर। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं हम। श्री कैलाश जी विजयवर्गीय वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर, कहाँ के? मध्य प्रदेश के इंदौर। इंदौर में कहाँ के? विधानसभा एक सीट से विधायक है। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में संसद सदस्यों की कुल संख्या होती है यहाँ पे 230। कितनी होती है? 230। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। ये तारीख आपको याद रखनी, 13 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ ली थी। मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्री मंगूबाई छगनभाई पटेल हैं। ये सारी चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कौन सी नदी? टोंस नदी। तो ये होता है विंध्याचल पर्वतमाला से, जाना पाव पहाड़ी से, अमरकंटक पठार से या सतपुड़ा के
पर्वतमाला से। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सतपुड़ा पर्वतमाला से। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वतमाला से। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो टोंस तमसा नदी, टोंस और तमसा नदी एक ही है। आगे चलकर उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में गंगा में। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। हमारी कौन सी? नर्मदा नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है। मैकाल पर्वतमाला में ये आती है। इंदौर महू की जाना पाऊ की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है यहाँ पर? चंबल नदी का। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे 200 से अधिक नदी निकलती है। कितनी? 200 से अधिक नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है? केंद्रीय प्रांतों का हिस्सा बनने से पहले बरार किस रियासत का हिस्सा था? इंदौर का, ग्वालियर का, हैदराबाद का या मैसूर का? तो ये होता है हमारे कहाँ का? हैदराबाद का। कहाँ का? हैदराबाद का। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। हैदराबाद है ना। बरार मूल रूप से हैदराबाद के निजाम का शासन था। किसका शासन था? बरार जो है मूल रूप से हैदराबाद के निजाम का शासन था। इसके अलावा बात करें हम तो जिससे बाद में अंग्रेजों ने लीज पर मतलब पट्टे पर दे दिया गया था। ठीक है, जिसके बाद अपन बात करते हैं तो 1936 में बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। कब मिला दिया? 1936 में बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया, जिससे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में ये क्या होता है? सीपी एंड बियर का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता के समय 1947 में सीपी एंड बेरर पार्ट ए स्टेट की राजधानी नागपुर थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय बरार के 8 मराठी भाषा जिलों बरार के 8 मराठी भाषी जिलों को तत्कालीन बॉम्बे राज्य, जो कि अब है महाराष्ट्र, को सौंप दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 1948 में मध्य भारत के गठन पर किसे इसका आजीवन प्रमुख राज प्रमुख बनाया गया था? तो इससे बनाया गया था, किसको बनाया गया था? श्री लीलाधर जोशी को, श्री जीवाजीराव सिंधिया को, या श्री ए एस प्रवर्धन, या श्री वीवी अली? तो हमारा सही उत्तर होता है यहाँ पर श्री जीवाजीराव सिंधिया। कौन होता है हमारा सही उत्तर? श्री जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है, इनसे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़े कुछ फैक्ट क्या है? मध्य भारत पार्ट बी स्टेट का गठन 28 मई 1948 को ग्वालियर और मालवा की 25 रियासतों को मिलाकर किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये तारीख आपको याद रखनी है। ये तारीख आपको याद रखनी है। ठीक है, जिसके बाद बात करते हैं हम तो श्री जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के यशवंतराव होलकर द्वितीय को उप राज प्रमुख बनाया गया। यहाँ पर क्या होता है? श्री जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख और श्री यशवंतराव होलकर को द्वितीय उप राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य भारत की 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी थी? तो 6.5 महीने के लिए ग्वालियर शीतकालीन और 5.5 महीने के लिए इंदौर ग्रीष्मकालीन। ये 2 हमारी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी बने थे। कौन बने थे? लीलाधर जोशी जी। मध्य प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा और अग्निशमन सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निवासियों को मुफ्त अग्नि बीमा प्रदान करना? नहीं। शहर में अग्निशमन केंद्रों की संख्या बढ़ाना? नहीं। पूरे शहर में अग्नि दुर्घटना को रोकना और समय पर सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा सही होता है। इसके बाद केवल यह भी गलत होता है। ठीक है दोस्तों, सही होता है हमारा पूरे शहर में अग्नि दुर्घटना को रोकना और समय पर सुरक्षा और बचाव सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा चलते इसके फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? 2007 में। आपातकालीन स्थिति के लिए राज्य में डायल 100 और 112 संचालित है। एसडीआरएफ टीम राज्य में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान बचाव का कार्य करती है। कौन करती है? एसडीआरएफ। आपदा प्रबंधन संस्थान डीएमआई भोपाल में स्थित है, जो कि देश का पहला ऐसा संस्थान है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में खनिज संसाधनों की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से कौन सा कथन दर्शाता है? केवल कोयला खनिज खनन प्रौद्योगिकी के रूप में महत्वपूर्ण है, तो ये नहीं हो सकता। खनिजों का केवल निर्यात होता है राज्य में, उनका प्रकरण ये भी गलत है। खनिज इस्पात और सीमेंट सहित कई उद्योगों की नींव रखते हैं, ये हमारा सही होता है। मध्य प्रदेश ये भी गलत है। इसके अलावा इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सतना, कटनी और दमोह सीमेंट उद्योग का बहुत विकास हुआ है, ये है। जिसके बाद सिंगरौली में कोयले की मोटी परतें पाई जाने के कारण इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। किसको? सिंगरौली को। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खुली खदान मलाजखंड की खदान है, जो कि कहाँ पर है? बालाघाट में। कहाँ पर? बालाघाट में। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1962 में। कब होती है? 1962 में। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में संजा त्योहार के दौरान संजा की मूर्तियां बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? संजा की बात करते हैं हम तो कपड़ा और हल्दी, गलत। रेत और लकड़ी, ये भी गलत। इसके बाद करते हैं मिट्टी और चांदी, ये भी गलत। गोबर, पत्ती और फूल, ये हमारा सही होता है। ठीक है दोस्तों, संजा की बात कर ले होते हैं हम। तो संजा से जुड़े कुछ फैक्ट क्या है यहाँ पर? तो संजा से जुड़े, संजा मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में एक पारंपरिक त्योहार है। मालवा का एक पारंपरिक त्योहार है, जो कि कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्राद्ध में। यह पर्व पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में होता है, जो कि 16 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 16 दिनों तक चलता है, जिसमें लड़कियां प्रतिदिन दीवारों पर गोबर से नई नई आकृतियां बनाती हैं। नई नई आकृतियां बनाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बिल्कुल इसी तरह से कुंवारी कन्याओं द्वारा मामूलिया पर्व मनाया जाता है, और बुंदेलखंड में इसे मामूलिया के रूप में मनाया जाता है। मालवा की अन्य प्रमुख लोक चित्रकलाओं में मांडना और चित्रावण शामिल है। क्या है? मांडना और चित्रावण। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध किस जिले में स्थित है? मंदसौर में, खंडवा में, शहडोल में या बैतूल में? तो ये कहाँ पे है? हमारे शहडोल में। कहाँ पर है? शहडोल में। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो शहडोल बाण सागर बांध शहडोल जिले के कौन सी जगह पर? देवलोंद नामक स्थान पर सोन नदी पर निर्मित है। इसके अलावा बात करते हैं हम, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ कहाँ की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इन तीनों राज्यों के बीच पानी बिजली का बंटवारा क्रमशः 2-1-1 के अनुपात में होता है। मतलब 2% मध्य प्रदेश का, 1% उत्तर प्रदेश का और 1% बिहार का। इस प्रकार से 2-1-1 के रेशो में इनका अनुपात बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस बांध का नामकरण हर्षवर्धन, कौन? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के नाम पर होता है। किसके नाम पर? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के नाम पर इसका नामकरण होता है। इसके आगे दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।